बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक नाज़रीन। मुझे प्रोग्राम में आज ज्वाइन कर रहे हैं ज़मीर हैदर साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रियासत अली आज़ाद साहब भी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स घूमती आ रही है और आज भी जो अपडेट्स हैं सबसे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक ही हैं। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान का काफिला है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर की जानिब रवां दवा था, लेकिन कुछ सेकंड्स पहले की ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक वो लाहौर इस वक्त पहुंच भी चुके हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क़यादत है, निकलने से पहले उनका ये कहना था कि हम लोग जो इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं, जो पंजाब असम्बली के अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इमोशनल यकजहती ही है या इससे ज्यादा भी कुछ है, इस पे बात करेंगे। और एक बार फिर से जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो JUIF बन चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान बन चुकी है कि KP गवर्नमेंट जो है उसका फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा। एक बार फिर से वो शायद JUIF के फैसले के बाद ही सामने आएगा। सो इस पे भी बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस ब्रीफिंग भी दी, प्रेस टॉक किया, जो उसमें उन्होंने क्या कहा उस पे भी बात करते हैं। सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं। रियासत साहब, आपसे आगाज करते हैं। अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो लाहौर पहुंच चुका है और कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि देखें, कार्रवाइयाँ तो इस पाकिस्तान का शुरू से आप देख लें कि जब से पाकिस्तान बना है और जब से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही हैं, तो हर हुकूमत में होने वाली जो गवर्नमेंट होती है या वो पार्टी होती है पॉलिटिकल, वो हमेशा अपनी जो अपोजिशन होती है उसको हमेशा इसी तरह से ही ट्रीट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती जो इसमें राय है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए राइट्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 17, वो हर शहरी का हक है, जिसके अंदर है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो हो सकती अनटिल अनलेस कि उसको बैन ना कर दिया जाए या किसी शहर में या किसी सूबे के अंदर 145 का नफाज ना हो जाए। लेकिन उसके अंदर भी फिर आपके पास वो चूंकि एक एग्जेक्टिव वो ऑर्डर होता है, तो आपके पास जो एग्रीव्ड शख्स होता है उसके पास रेमेडी होती है कि वो उसको असेल भी कर सकता है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कोई 144 की इम्पोजिशन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हर शहरी को और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा समीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो काफिला इस वक्त लाहौर पहुंच भी चुका है, आपको क्या लगता है इनकी जो स्ट्रेटजी है, एक नई हिकमत अमली आई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार सक्सेसफुल करने की रास्ते पे लेके जा सकता है या नहीं? देखिए, एक तो ये कि अब इतलात ये हैं कि इमरान खान के दोनों बेटे साहबजादों ने आना है यहाँ पे, और उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं गवर्नमेंट सर्कल से कि जी शायद उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अरेस्ट उस सूरत में किया जा सकता है अगर वो कोई पब्लिक रैली निकालने की कोशिश करते हैं या जो भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि जो इनिशियली जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 5 अगस्त की कॉल थी कि जी वहाँ पे कोई रैली होगी फाइनल जो लाहौर में या इस्लामाबाद में। उससे पहले आज अली अमीन गंडापुर का जाना, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों गए हैं, किसके पास गए, किसके पास गए, कहाँ पे जलसे की कोई रिक्वेस्ट की हुई थी कि जी फलां जगह पे जलसा करना है, मीनार पाकिस्तान करना है या जमान पार्क जाना है या कहाँ जाना है, इसके मतलब कुछ नहीं पता। निकल पड़े। फिर उन्होंने अभी जो अरेस्ट हुए हैं वो शायद इसलिए हुए हैं कि उनका ये ख्याल था कि वो रावी के पुल पे रुकेंगे और वहां पे कोई बड़ा शो करने की कोशिश करेंगे, जिसपे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि जी ये आपको हम अलाउ नहीं कर सकते। तो वहां पे जो लोग खड़े थे, जो वेट कर रहे थे, अली अमीन अभी वहां तक नहीं पहुंचे थे, तो उनको वहां से अरेस्ट किया गया। अब बात यह है कि पॉलिटिकल राइट है, जिस तरह रियासत आजाद साहब ने कहा, नो डाउट, लेकिन एक तरीकाकार होता है हर चीज का। आपने अगर जलसा करना था तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक कि जी कहाँ पे करना है। आपने रिक्वेस्ट की थी कि नहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। आप अगर काफिला लेकर पहुंचे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है, मकासद क्या है? क्योंकि आप इस्लामाबाद में भी जिस तरह पहले 2 दफा आए और वो तो बाकायदा प्लान करके और बहुत डेट्स दी हुई थी और उसके बाद वो निकले थे। अगर ये सरप्राइज है, कोई कॉर्नर मीटिंग भी करनी है पॉलिटिकल पार्टी की, तो
उसके लिए आपको पहले इत्तला करनी चाहिए थी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये इतना इसके पीछे मोटिव क्या है। लाहौर जाने का मकसद क्या है? मुझे ये लगता है कि देखें, जो एक बाकायदा जिसकी कॉल दी हुई है चेयरमैन पीटीआई ने कि जनाब बाकायदा एक बड़ा शो आपने करना है, तो उससे पहले अगर आप इस किस्म का करेंगे, ठीक है, राइट होना चाहिए हर एक को, आपको कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त होनी चाहिए, आप गली मोहल्लों में अपने छोटे छोटे इवेंट्स रखें, लोगों को मोटिवेट करना शुरू करें फॉर द बिगर इवेंट जो कि आप प्लान कर रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर या तो ये माहौल खराब करने की कोशिश है, मुझे अली अमीन गंडापुर की जानिब से आपकी राय? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि अगर ज्यादातर लोग आज ही से अरेस्ट होना शुरू हो गए और जो अल्टीमेट जो डेट है 5 अगस्त तक, अगर वहां तक पहुंचने तक, उस तारीख तक पहुंचने तक अगर ज्यादातर लोग अरेस्ट हो गए तो फिर वो रैली कामयाब कैसे होगी? तो ये एक मेरा ख्याल है कि इनको देखना चाहिए था। ठीक है, इनको अपनी मीटिंग्स करनी चाहिए। अरेस्ट क्यों हो सकते हैं? देखें, अगर आप इसी तरह की जैसे कहा कि उनका आईनी हक है कि वो एहतजाज के लिए अगर जा रहे हैं वो जा सकते हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या रीजन दे के अभी उनको अरेस्ट करेगी? नहीं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर की जी कि जी ये एक पब्लिक प्लेस है, इस पे आपने पहले प्रायर परमिशन नहीं ली हुई कि आप रावी चौक पे या रावी पे पहुंच के वहां पे एक बड़ा मतलब एहतजाज करें, धरना करें, जो भी उनकी, क्योंकि वो पब्लिक डिस्टर्बेंस है ना जी। मैं देखिए मोटरवे पे कितना ट्रैफिक होता है, उन्होंने क्रॉस करना है, आना है, जाना है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, लोगों का पब्लिक ऑर्डर रखना है, ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, नुकसान ना हो। अब ये अरेस्ट जो हुए हैं वो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था कि जी यहाँ पे मीडिया टॉक होगी, और मीडिया टॉक के गार्ड में एक बड़ा मतलब एक छोटा मोटा जलसा टाइप करने का था वहां पे, जो उन्होंने कहा कि ये अलाउ नहीं है, इस वजह से अरेस्ट शुरू हो गए। और अब अगर इस पे मजीद ये जोर देते रहेंगे, इसी तरह की चीजें करते रहेंगे, तो मजीद अरेस्ट भी होंगे, मजीद अरेस्ट भी हो सकते हैं। सिद्दीकी साहब, आपको भी यही लगता है कि ऐसे ही होने जा रहा है? देखिए, नजूमी और साफी के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, तो मैं तो फैक्ट्स के ऊपर देख के बात करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये 9 मई के मुकदमात के हवाले से मुकदमात चल रहे थे, केसेस डिसाइड हो रहे थे, तो वहां पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक फिगर दिया था कि तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो उसके अंदर नॉमिनेटेड हैं और मफरूर हैं, वो इश्तिहारी हैं। अच्छा। अब उसमें से कोई 9,000 के करीब जो है वो गिरफ्तार हैं। अब हमें और आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या इस तरह की कोई ऐसे अफराद थे कि जिनके खिलाफ को पर्चे हैं और वो मफरूर हैं या गिरफ्त में नहीं आ सके हैं, तो उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी या नहीं आएगी। अगर एक किसी के खिलाफ पर्चा है, मतलूब है, तो वो इंतजामिया जो है वो उसके ऊपर एक्ट करती है और पकड़ने की कोशिश करेगी। वो आप ये नहीं हो सकता कि आप जुलूस की का लिबादा ओढ़ के या उसका अपने आप को जो है उससे अलग करें। मुझे नहीं पता है कि किसके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही एप्रीहेंशन इस तरह की भी हो सकती है। अभी कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ये हमें नहीं पता है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। वो कह रहे हैं हम करेंगे, वो कहेंगे हम नहीं करेंगे। अब अभी रियासत आज़ाद साहब ने मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया, जिसमें एक नक्लो हमल की या गैदरिंग की आज़ादी जो है वो भी है। तो नक्लो हमल की आज़ादी जितनी अपना रियासत आज़ाद साहब की है, उतनी मेरी भी है। ये नहीं हो सकता कि रियासत आज़ाद साहब जो है वो मेरी नक्लो हमल की आज़ादी जो है वो सलब कर लें अपनी एक राइट को एक्सरसाइज करते हुए, कि मतलब यहाँ पे कहें जी आज अब हम कमरे के बाहर नहीं जा सकते। भाई मेरी नक्लो अमल की आज़ादी है ना, सड़क क्रॉस होनी है। आप ये देखें कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, हजूम है, क्यों जलसा करने के लिए पहले अब ये भी जो SOPs हैं, ये इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान में जब PDM वगैरह जलसे वगैरह करते थे, तो उसमें सारे SOPs जो है वो उसको रिवाइज किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और डाली गई थी कि जब आप देंगे कि कोई नक्शे अमन नहीं होगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आपकी होगी। वो ये सारा कुछ लिख के इंतजामिया से इजाज़त लेके फिर इंतजामिया उस जुलूस और जलसे के अंदर शामिल होने वालों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए वो एक जगह एलोकेट करती है कि फिर वहां पे आप अपना जो भी राइट है उसको एक्सरसाइज करें। ये गवर्नमेंट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्यों नहीं करेगी? मतलब देखे ना, जब नहीं करेगी तो वो उनके पास, जैसे उन्होंने बताया कि रेमेडी है, अवेलेबल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा
इवन सुप्रीम कोर्ट में जो है जब 25 मई का लॉन्ग मार्च लेके आए थे और कहा गया था कि हम H9 और वहां पे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुजाहिर नकवी, इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब ने कहा था आईजी को कि जाओ जाके वहां पे जलसे की तैयारी करो। लेकिन वो फिर डी चौक आ गए, जिससे फिर मामला था और आगे बढ़े, जिसका कंटेम्प्ट का केस भी अभी पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के। जी वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ था या नहीं हुआ था, फिर उसके बाद रियासती इदारों की फिर जो मार धाड़। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जमहूरी जद्दोजहद का अंदाजा करें और उसको अगर आप एनालाइज करना शुरू करें तो उसके अंदर तशद्दुद का एक अंसर जो है वो जो डी चौक धरना से लेके और आपको आखिरी जलसा जो कि 26 नवंबर को यहाँ पे हुआ उसमें सब में नजर आता है। जबकि उस सूबे के वजीर आला तशद्दुद करती है, मैं उसके अंदर एक तशद्दुद आपको नजर आता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। असमत जुनेजो जो है वो एसपी, उसको किस तरह से मार मार के उधेड़ दिया गया था। जब 26 नवंबर को यहाँ पे जलसा हुआ, कितने वो रेंजर्स एहलकार और पुलिस कांस्टेबल वो कैसे जहां बक हो गए थे, और जो है लोगों के ऊपर कई कीलों के डंडे और पता नहीं के ना जाने क्या क्या कुछ जो है वो लेके आते हैं ना। ये सारी चीजें आप निकालें, फुटेजेस आपको सारी चीज सामने आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, जब भी आप एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप एक सूबे के अंदर जमहूरी हकूक की आड़ लेके और बंद इंतजामी फैलाने की कोशिश करेंगे तो सूबे के जिम्मेदारान जो है वो अपना काम तो करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है रियासत साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं उस पर ये अर्ज करना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आइन के अंदर मेरा एक दिया हुआ, जैसे सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, मेरा दिया हुआ राइट है ओनली ऑन द एप्रीहेंशन एंड प्रिजम्पशन, आप उसको यूजर्प नहीं कर सकते अनटिल अनलेस प्रैक्टिकली कोई ऐसा इलीगल एक्ट हैज नॉट बीन डन बाय द पार्टी, आप उसके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकते। हाँ, ताजीरात पाकिस्तान में कुछ दफात हैं कि वो आपने देखा भी होगा, कल्चर भी है पाकिस्तान के अंदर कि 399 401 है कि पुलिस जो है ना वो जुर्म होने से पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती कि ये लोग, इसके पास रस्सी थी, इसके पास चाकू था, ये डकैती की गर्ज से बैठे हुए थे। पुलिस एक तरफ तो हमारी इतनी एक्टिव है कि उसके पास ये अख्तियार भी है। सेक्शन 54 है कि वो किसी भी शख्स को, सिद्दीकी साहब बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, इनको भी मुझे, जमीर साहब को, किसी को भी सिर्फ एप्रीहेंशन पे 54 के तहत अरेस्ट कर सकती है। उस पे हम ये समझते हैं कि ये वकला या बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये कहते हैं कि ये ब्लैक लॉ है। ये बहुत एक ऐसी अख्तियार है कि किसी भी शख्स को, पुलिस को अरेस्ट करने का अख्तियार हासिल है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई शख्स अपना एक पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा ना, ये देखें ना आप ट्रैक रिकॉर्ड या किसी और का, आप यहाँ इस मुल्क के अंदर आप देख लें कई और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले किए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुंह पे जूते भी मारे, रैलियां भी निकाली, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पे हर तरह का, हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक्ट किया है, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि कुछ लोग जेरे अताब आ जाते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो वो जेरे अताब आते हैं, हुकूमत में। वही बात है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा था कि जब हुकूमत में होते हैं तो पुलिस आगे होती है और जब अपोजिशन में होते हैं तो पुलिस पीछे होती है। फिर ये होता है, अपोजिशन आज है वो फेस करेंगे। ठीक, सिद्दीकी साहब मैं जल्दी से आपसे ये सवाल भी जानना, मैं मेरे क्वेश्चन में प्लीज ऐड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जूते जजों के पता नहीं क्या, वो रैलियां और बैनर्स के ऊपर मुंह, ये वाकया पता क्या हुआ था? मुझे ये हुआ था जब इमरान खान साहब ने एक गैर आईनी इकदाम किया था और अदम एतमाद की तहरीक को सबोटैज करने के लिए आइन को तोड़ा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो था उसने उनके इंतजामात को असेंबली तोड़ने के गैर आईनी करार दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुलूस के अंदर उन जजेस की तस्वीरों के ऊपर जूते मारे गए थे। ये मुझे याद नहीं 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 वो मेरे ख्याल में आप 1997 की तो नहीं बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो हमला हुआ था अभी का, चलें वो जो राउडीज़म की बात कर रहे हैं उस वक्त मुझे जो याद था मैंने बता दिया आपको, कहते हैं तो मैं फुटेज निकाल देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। आपका हाफजा बहुत माशाल्लाह अच्छा है, अगर आप उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर रोड के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स वो बैनर्स उठा के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? नाम लेना है। देखो आपको पता है मुस्लिम नहीं, लीग मुझे नून नहीं थी। पता। अच्छा सर हाँ, क्या- yes। साल कौन सा था ये आपको पता है वो बैनर उठा के उसके ऊपर जूते मारते रहे। ये सारी चीजें हर पॉलिटिकल एक्टिविटी आप अगर किसी मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं मेरिट की लेकिन बात रियासत करूंगा। साहब हुकूमत में ना आज अरे नहीं, मेरा आपसे ये तक देखें मैं- अपने वकला जिस रियासत साहब, तहरीक 1997 एक तहरीक तो चली थी बताया वकला था, तहरीक की थी ना। एक वकला तहरीक 2007 में चली थी हाँ, और उस हाँ, के absolutely। जनाब जो है ना सुरखेल थे और इन्होंने भी बहुत सारे जजों के साथ बहुत कुछ किया। नहीं नहीं, हम तो उस वक्त भी एक मार्शल लॉ के खिलाफ हमारी जदोजहद थी। उस वकला वक्त भी तहरीक है, कभी भी सिद्दीकी चलने साहब, लगी थी, आप लेकिन और हम रुक गई इकट्ठे थे। आप और हम इकट्ठे थे, काला कैमरा और काले कोट वाले इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हम सारे इकट्ठे जदोजहद करते रहे। आप उसका हिस्सा थे। Restoration of हाँ, judiciary yes, की बात restoration of जी। judiciary। इफ्तिखार लेकिन चौधरी ये कह देना कि अब रांदा दरगाह करना किसी एक को, अब चूंकि जेरे ताब है, मैं कभी भी जो नहीं, उस बंदा वक्त भी होता था। मजलूम होता है ना, चलिए, एक मैं और उसके topic। साथ होता हूँ। मैं जालिम के साथ कभी भी नहीं होता। चलिए, यही ठीक है होना भी ना? यही चाहिए उसूली तौर पे, principally तो यही होना जब ये मजाक रवा है निजाम के साथ, वही यजीद के साथ थी, वही इमाम के साथ। मैं ऐसा नहीं करता। बेहतरीन। लेकिन रियासत एक साहब वक्त में एक जो है वो जालिम है, एक वक्त में वो मजलूम है। मुझे बताएं तो जो जालिम रह चुका हो Yes। और उसके बाद वो मजलूम हो जाए तो क्या उसका साथ देना बनता है? मैं पर ये हर तो दौर सही में- कैसे हो गया ना? मैं हर दौर में मजलूम के साथ हूं। मैंने ये बात बेशक फीस लेके लेकिन लेकिन ये सब होते हैं, एक साइकिल है, उसमें एक बार जालिम होता है फिर मजलूम हो जाता है। बहरहाल इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में पंजाब हुकूमत की बात कर रही हूँ। सिद्दीकी साहब आपसे इसका आगाज कर लेते हैं कि स्पीकर की जानिब से जो मुअत्तली वाला मामला है उस पर अब कमेटीज भी तश्कील दे दी गई, अपोजिशन की जानिब से भी हुकूमत की जानिब से भी ये कहते हुए कि कुछ डायलॉग हो सकता है जिसका सेकंड दौर कल होने भी जा रहा है संडे को। तो आपको लगता है कि ये वाकई तौर पे कोई संजीदगी, इतना सीरियस मैटर है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये किस तरफ लीड कर सकता है। देखिए एक चीज है, बीइंग ए पाकिस्तानी शहरी के मैंने ये देखना है कि हमने जो अवाम के नुमाइंदे असेंबलियों के अंदर भिजवाए हैं वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरे हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या मतलब अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, उनकी जिंदगियों में आसानी, उनको लॉ एंड ऑर्डर, अमन अमान, डकैती चोरी इस चीज से बचाने के लिए, रोजगार के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो ये इसलिए हम उनको भेजते हैं कि पॉलिसी बनाएंगे और फिर वो सारा कुछ होगा। बाहमी झगड़ों के लिए तो नहीं हम भेजते। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि असेंबलीज के अंदर जो इलेक्टेड नुमाइंदे जाते हैं उनको वहां पे अब एक डकरम का जरूर ख्याल करना चाहिए कि मैं आपकी इज्जत करूं, आप मेरी इज्जत कीजिए, और उस इज्जत के दायरे के अंदर रह के असेंबली का फोरम, पार्लियामेंट का फोरम इसीलिए मौजूद है कि वहां पे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, जितनी भी जोर से चाहे आप करें वहां पे। लेकिन अगर आप उसको एक तमाशा बना देंगे, वो जैसे उसको कि एक मछली कोई मंडी में खानदानी डालेंगे, लड़ाई हो आपस रही है, में गालियां देंगे, तो वो बाकी लोगों पे भी क्या असर पड़ेगा और दूसरा भी क्या है। लेकिन फिर यहाँ पे स्पीकर जो है वो भी कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसके इख्तियारात हैं, ये मैंने और आपने नहीं दिए, ये इन्हीं लेजिस्लेटर्स ने कानून और आइन बनाने के बाद उसको ये इख्तियारात दिए हैं, जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके ऊपर एक चार्ज है कि जनाब उन्होंने फलां 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 ये किया है, तो उनके खिलाफ कानून और आइन के तहत ये रेफरेंस भिजवाया जा सकता है। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि आप जो है ना मुंतखब नुमाइंदे इस तरह से एक दूसरे को नाअहल करते हुए फिरे। तो लेकिन दूसरी तरफ भी जो है इस मामले को एमिकेबली रिजॉल्व करें, जो बड़ी अच्छी बात है कि स्पीकर के पास गए, वहां पे कमेटी बनी है, हाउस के अरकान की कमेटी बनी है। अगर कोई मामलात हैं हाउस को स्मूथली रन करने के हवाले से एक दूसरे की इज्जत और एहतराम सॉर्ट आउट हो सकता रखते है, हुए कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑपोजिशन को, हुकूमत को मिल बैठ के ठीक है। मामला जमीर साहब तय आपकी करना इस पे क्या राय है, क्या होगा? बड़ी दिलचस्प बात है कि वो एक ड्रामा आता था, कभी सास भी बहू थी। तो जो इस वक्त स्पीकर थे वो कभी खुद भी मेंबर थे सामने पंजाब असेंबली में, इसी हॉल में, और उनकी और ऐसे ही बिल पेश होते थे, ऐसे ही हुल्लड़बाजी होती थी, हुल्लड़बाजी की हुई है। और फिर तो बहुत सारे, अच्छा ये इन सब चीजों का सबूत भी मौजूद है, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी जो कुछ भी हो रहा होता है उसके वो रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो बात यह है कि टॉलरेंस अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, दूसरे के लिए शायद tolerance वो और और- tolerance परवेज इलाही साहब वाला जो इशू Event हुआ था, था, बिल्कुल इवेंट उसमें, था, उसके अंदर क्या कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल सही है। लेकिन इस पे कानून की राय भी- मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, एक तो- सेकंड देखिए, टॉलरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी होती है, और सियासत में सबसे बड़ी चीज जो है किसी भी सियासतदान के लिए वो टॉलरेंस होती है कि अगर वो उसके अंदर कितना मादा है टॉलरेंस का।
اور یہاں پہ ہم نے دیکھا انٹرنیشنل، آپ دنیا بھر کی اسمبلیز میں دیکھیں وہاں کرسیاں بھی چلی ہیں، مطلب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر کے اوپر مار دھاڑ مطلب کیا کچھ نہیں ہم دنیا میں دیکھا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ ایک آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایک غلط کلچر ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. بھٹو کی اسمبلی میں مجھے یاد ہے ایک ایم این اے تھے مرحوم، ان کو باقاعدہ اٹھوا کے باہر پھینکوایا گیا تھا، اور بھٹو واز دا پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ جو ہے وہ ہر ایک کا رائٹ ہے احتجاج کا، لیکن کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جس طرح اس نے بھی کہا کہ بیسکلی عوام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ہاں آپ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ اب صرف آواز اٹھائیں نا. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اٹھا کے کسی کا گریبان پکڑ لیں یا کسی کو جا کے مارنا شروع کر دیں. ایک آپ کی ایک فالوئنگ ہے، جو ایک ووٹ بینک ہے آپ کا، جنہوں نے آپ کو اس سے مطلب ڈال کے وہ ووٹ ڈال کے وہاں پہ بھیجا ہوا ہے، وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. وہ پھر یہی سمجھیں گے کہ یار یہ جڑا کر رہا سی ہے نا، یہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اسی بھی جی کرنا ہے. تو وہ جو ہے ایک آپ پریسیڈنس اس طرح کے سیٹ کرتے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ. آپ کو ایک طریقہ ہے، میڈیا ہے، آپ وہاں جا کے پریس کانفرنس کر کے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ اسپیچز کر سکتے ہیں، آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو. بٹ جمہوری حکومت ہے آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے ممبرز پارلیمنٹ ہیں یا پروونشل اسمبلی، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا آئین کے اندر طریقہ کار بتا دیا گیا ہوا ہے. ممبر نیشنل اسمبلی ہے تو آپ 62 اور 63 کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے. اسی طرح جو 63A ہے آئین کے اندر دیا گیا ہوا ہے کہ ڈیفیکشن کلاز، وہ کیا ہے کہ جی اگر کوئی فائنانس بل کے حوالے سے اپنا جو پارلیمانی لیڈر ہے یا اس کا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کی رائے کے خلاف ووٹ کرتا ہے نو کانفیڈنس یا فائنانس بل میں، تو اس پہ ڈیفیکشن کلاز ہے، اس کے لیے وہ ریفرنس اور یہ ساری ہو سکتی. اگر ایک ممبر صوبائی اسمبلی اپنے عوام جس نے اس کو ووٹ دیے اور صوبائی اسمبلی میں بھیجا کہ وہ میرے حقوق کا تحفظ کرے گا، وہ مہنگائی کے خلاف، وہ کسی ایسی لیجسلیشن جیسے لوگوں کے ہیومن رائٹس جو ہے وہ یوزرپ ہوتے ہوں یا فنڈامنٹل رائٹس اسے یوزرپ ہوتے ہوں، تو وہ پروٹیسٹ نہیں کرے گا. اپوزیشن میں رہ کے اگر اس نے بھی سومن بوکمن یون فاہم لا یارجے رہنا ہے، تو پھر اس کو پارلیمنٹ میں عوام کیوں بھیجے؟ پھر ادھر ہی بیٹھا ہوا وہ اچھا ہے. اگر وہ وہاں پہ احتجاج بھی نہیں کر سکتا، اگر آپ نے احتجاج کے اوپر بھی لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. احتجاج کا ایک طریقہ کار تو ہوتا ہے نا، جس طرح احتجاج میں آپ کو گالی دے سکتا ہوں. یہ تو میرے سامنے اور میں آپ کو گالی دیتا ہوں. دیکھیں دیٹ از سم تھنگ ایلس. دیکھیں نا، احتجاج آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں امن احتجاج، کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ آپ اسپیکر کرے گا؟ یس، اسپیکر اور فزیکل ہونا، ابیوز کرنا اور فزیکل ہونا نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں. آپ پارلیمانی نظام آپ نے یو کے سے لیا، وہاں کا جو اسپیکر ہوتا ہے وہ امپارشل ہوتا ہے، جس حلقے سے وہ الیکشن لڑتا ہے اس کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ مینٹین رہے کہ وہ امپارشل ہے. وہ الیکشن کمیشن سے اگر ایک جا کے اسپیکر جا کے شیک ہینڈ کر کے تصویریں اترواتا ہے تو آپ لوگوں کو امپارشیلٹی الیکشن کمیشن کی اور اسپیکر کی آپ بتا رہے کہ یہ امپارشل ہے. اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہتی ہے کہ آئین اور قانون کیا کہتے ہیں، کس طرح سے کوئی احتجاج کر سکتا ہے اسمبلی کے اندر، اور پھر اسپیکر کے کیا اختیارات ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. بریک سے پہلے ناظرین ہماری بحث چل رہی تھی، ریاست صاحب روشنی ڈال رہے تھے آئین اور قانون پہ کہ کس طرح سے اسپیکر کے کیا اختیارات ہیں. یہ جو معطلی والا معاملہ ہے اس کو پلیز ایلیبریٹ کیجیے. اس میں نمرہ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، احتجاج ہے، بالکل میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. کسی کو گالم گلوچ کرنا، کسی کے اوپر فزیکلی تشدد کرنا، میں کبھی بھی اس چیز کی وہ نہ میں اس کے حق میں ہوں اور نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ باقی پروٹیسٹ کریں، نعرے لگائیں، واٹ ایور یو لائک، آپ باہر بیٹھ جائیں، دھرنا دے دیں، اسپیکر کے ڈائز کے آگے بیٹھ جائیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن چونکہ یہ ایک رخ ہے ہمارے سامنے، باقی کیا ایویڈنس ہے یہ تو سامنے ہوگی تو اس پہ بہتر کامنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن
ओनली ऑन दिस ग्राउंड के उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये किया और वो किया है, और स्पीकर साहब उसको लेकर चले जाए इलेक्शन कमीशन के पास। देखिए आज ये इनके साथ हो रहा है ना, ये कर रहे हैं, कल इनके साथ होगा, फिर इनकी चीखें निकलेंगी। हम ये कहते हैं, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल लोगों को एक पेज पे पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का हक होना चाहिए। आज ये कर रहे हैं, अगले दिन फिर वो कह गए साढ़े नाल इन्होंने इंज किया तो हो रहा है, तो बस ठीक है। जब ये कल्चर डेवलप होता है मुल्क के अंदर, तो फिर आपकी जमहूरियत को नुकसान होता है, आपके नॉर्म्स जो है ना, डेवलप हो नहीं रहा, हो चुका है, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन इसको किसी स्टेज पे एंड भी होना है ना, इसको लेके कंटिन्यू तो नहीं करना। अब देखिए इस मुल्क के अंदर हम ये सुनते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी फला, भाई ये होनी चाहिए। एक जब अपोजिशन में होता है तो वो कहता है आइन कानून बड़ा जबरदस्त है, रियासत आजाद ने आज आइन की बात की, कमाल की बात की, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में होगा ना तो मैं बात करूंगा, वो कहेंगे बहुत बुरा शख्स है। ये देखिए हमें आइन और कानून की बात कर रहा है, हमसे ज्यादा कौन आइन और कानून समझता है। जब हुकूमत में होते वो कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो आइन और कानून है और वो ठीक है, और जो अपोजिशन में वो सही भी कह रहे हैं तो वो गलत है। इस कल्चर को ब्रेक लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जमीर हैदर साहब, एक बार फिर से मौलाना फजलुर रहमान सेंटर ऑफ अटेंशन है, क्या करेंगे, उनकी जमात का क्या फैसला होगा? जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो तब्दीली चाहते हैं हम, क्या मज़्यूम कर सकते हैं उनकी गुफ्तगू से? केपी की गवर्नमेंट, मौलाना फजलुर रहमान का ड्रीम पूरा हो सकता है, सिंपल। और ये तो अब नहीं मालूम मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखें फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी की एक्टिविटीज पिछले अरसे में, खैर वो तो जब से गवर्नर बने उनकी एक्टिविटीज खत्म नहीं होती हैं, एक दिन में 4 एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन वो भी अभी इसी चीज पे वर्किंग हो रही है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले किस फेडरल मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, लेकिन उन्होंने ये कहा जेयूआईएफ ने कि अगर पीटीआई भी हमसे राब्ता करती है, हमारी उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए ये तो फिर ना देखिए ये देखें, ये तो वो करेंगे क्योंकि उनके साथ वो एक मूवमेंट और भी थी ना, तहफुज़े आईन, तहरीके तहफुज़े आईन, ठीक है ना जी, वो आईन पाकिस्तान, हाँ, अचल ज़ई साहब, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे इकट्ठे थे जिसमें पीटीआई भी इनके साथ शामिल थी। जिसने कुछ किया नहीं है वैसे, अभी तक कुछ भी नहीं किया ना। और वो हालांकि मौलाना फजलुर रहमान जब से हमने होश संभाला, वो हर गुफ्तगू का आगाज आइन के तनाजुर से करते थे। हमने यही सुना था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, तो हमने तो यही सुना था। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत परेशानी है। एक तो वो उनको अपनी घर की सीट लूज करना अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर सके, कहां से जाके उनको बलोचिस्तान से जीत के आना पड़ा, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि उनके ऊपर अभी हाल ही में जब वो प्राइम मिनिस्टर को मिले तो उन्होंने बताया कि उनके हालात क्या हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने घर के इलाके में घूम फिर नहीं सकते, उनके लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई, हमले भी हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त देखें, इस वक्त हवा जो है वो तब्दीली की, वो यही है कि केपी की हम हुकूमत जो है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शेयर होल्डर हो, जिसमें पीएमएलएन भी हो, और ड्राइविंग सीट पे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को बिठा दें, ड्राइविंग सीट पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को बिठा दें, तो वो बस ये है उनकी इस वक्त। एक और ड्राइविंग सीट जिसकी खबरें सिद्दीकी साहब बहुत गर्दिश करती रहीं, और वो टर्न्ड आउट कि वो फेक न्यूज निकली, जिसपे सदर के बारे में कहा गया कि उनसे मुतमईन नहीं है, और जो फील्ड मार्शल है वो खुद सदर बनना चाहते हैं, जिसके बारे में आज वजीर आजम को आके ये बताना पड़ा है अवाम को कि ऐसी कोई बात नहीं है, फील्ड मार्शल ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, और ये जो खबर है ये फेक खबर है। तो इस तरह की खबरें इन द फर्स्ट प्लेस आती कहां से? ये अगर खबर आई है जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को आके बताना पड़ा है, ये इतनी बड़ी बात, कहीं पे जहां पे आग होती है वहीं पे धुआं होता है, तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ इतना शोर शराबा हुआ पाकिस्तानी मीडिया में, नहीं? मुझे सच्ची बात है, ये अगर मैंने खबर दी होती तो मुझे उसका पता होता, ओरिजिन का भी और उसके सोर्स का भी और उसके ऑथेंटिसिटी का भी। लेकिन ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ चीजें होती हैं ना जो लॉजिकल नजर आनी चाहिए, अब बहुत सारी, अब एक तासुर है कि जी अमेरिका जो है वो हुकूमतें गिराता है और बनाता है, ठीक है ना, तारीखी हैं, हक़ाइक़ हैं, कब वो किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर, और फैक्ट्स भी हैं बहुत सारी हैं, वो क्लेम भी करते हैं कि जी हम रिजीम चेंज करते हैं। तो आया उसके बाद क्या ईरान की रिजीम अब चेंज हुई नहीं हुई, ठीक है ना, तो मतलब है कि कोई आया उसके अंदर अमेरिका का किरदार था या नहीं था। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें और ये चीजें तब्दील होती रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का एक इन्फ्लुएंस और रोल जो है वो आपको नजर आता है कि किस तरह से क्या क्या कुछ होता रहा है। तो आया अब भी वैसा ही है
इसके लिए मेरे पास कोई एविडेंस होनी चाहिए, कोई मेरे पास सबूत होना चाहिए, कोई मेरे शवाहिद होने चाहिए। लेकिन अगर इस फिलॉसफी को रख लिया जाए सामने, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि अगर आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ ये हो तो फेडरल गवर्नमेंट बरकरार रह सकती है, जो कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से खड़ी हुई है? तो अगर हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? लॉजिकली नहीं, मतलब या रिजाइन करेंगे या इम्पीचमेंट हो, इम्पीचमेंट में ये और ये खबर भी उस वक्त आई है, सॉरी, नहीं, जिसके बाद खबरें ये आ रही थी कि पीपल्स पार्टी अब बाकायदा कैबिनेट में ज्वाइन करने जा रही है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट वाली खबर निकाल दी। अब ये नहीं, फिर उसके बाद एक और खबर भी आई थी कि वो अडियाला में मुलाकात के लिए नवाज शरीफ जो है वो जाना चाहते। एक प्रोपेगेंडा, एक मशीनरी जरूर है। अब फेक न्यूज हम और आप दिन रात इसी बात का जो है ना वो इजहार करते रहते हैं, और फिर उसके बाद जब पीका आता है तो फिर भी हमें जो है ना वो मसाइल का शिकार होते हैं। अच्छा, मैं तो हामिद मीर साहब को सुन रहा था, हामिद मीर साहब का जो है वो व्लॉग में सुन रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि इसके पीछे मोसाद है। अब मुझे नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बात सामने है। मोहसिन नकवी साहब जो है, मोहसिन नकवी साहब का ट्विटर जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर उन्होंने सारी चीज रख दी। तो मेरे पास ऑथेंटिक बात तो यही है। अब आप जैसे कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी बात की, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो टारगेट किसको किया जा रहा है? मतलब मैं अगर एनालाइज करूं इसको कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर हमने इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, उसको एक हजीमत उठानी पड़ी है, उसके बाद से जो फील्ड मार्शल हैं उनके ऊपर प्रोपेगेंडा है ना। एक्चुअली देखें, उनको डिफेम करने वाली बात है ना, ये पॉलिटिशियंस तो आपस में लड़ते बढ़ते रहते हैं, और तो ये जो सारी चीजें हैं, तो इसका टारगेट कौन हो सकता है? तो फिर ये कहां से आ रहा है? क्यों ये इसके पीछे यहूदो हनूद का कोई साजिश है तो नहीं है? मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन लॉजिक मेक्स सेंस, लॉजिक मेक्स सेंस। चलें नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। ये तो अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी नहीं जानता, और फिर सहाफी जो बैठे होते हैं वो अपनी खबरें कई बार ऐसे होते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे ये खबर थी, कहीं लग रहा है ऐसे जैसे हवा में आई और अब कहाँ जा रही है। अब बहुत केओस बहरहाल इसने क्रिएट किया। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान के सरकारी इदारे एक बार फिर से जो है वो हेडलाइंस में मैं आपके साथ खबर शेयर करती हूँ। जो इसकी वजह है बाय द वे वो ये कि नाकाबिले यकीन हद तक 5.89 खरब रुपए का नुकसान, वो भी सिर्फ 6 माह में। वजारत खजाना की ताजा तरीन जो शशमाही रिपोर्ट है उसके मुताबिक न सिर्फ इन इदारों की आमदन में 8% कमी आई, बल्कि मुनाफे में भी 10% कमी देखी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया, जिसका खसारा 19.53 खरब रुपए तक जा पहुंचा। सिर्फ 6 माह में एनएचए ने 153 अरब रुपए का नुकसान किया। तवानाई का शोबा जो एनर्जी का सेक्टर है उसने मुसलसल कौमी खजाने पर यह भी बोझ बना हुआ है। कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी जो केस्को है ये 58.10 अरब रुपए, सेप्को ने 29.60 अरब रुपए, जबकि पेस्को ने 19.68 अरब रुपए का नुकसान किया। और ये लिस्ट जो है वो इसी तरह से आगे जाती है। मेरे पास टाइम कम है। रियासत साहब, ये नंबर जो बगैर पेपर पे देखे अदा भी नहीं हो सकते, ये जहन में बैठते भी नहीं, इतने फिगर्स जो है, ये इतना पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है, इसकी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? ये जब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो इतना बड़ा हमें नुकसान दे रहे हैं। सबसे पहले जितना हम लोन लेते हैं ना नम्रा, ये सारा हमारे जितना करप्शन होता है ये उसके अंदर चला जाता है। ये फॉर दी वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक उसके ऊपर नहीं लगता। ये बिल्कुल कर्जा लिए इसके लिए जाता है कि हम अपनी जेबें भर लें। और आप देखें, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, उनको ग्रांटें दी जाती है। आर्टिकल 140A है आइन के अंदर दिया गया कि लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे, लोकल सिस्टम होगा उसका गवर्नमेंट का। इस्लामाबाद में इलेक्शन है, किसी सूबे में है। आपने आइन का, जबकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल शेल मेंटेन के जी वो एक बलदियाती निजाम होगा। अब दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की देख ले, कितने अरब रुपए में बनी। मैंने वो वीडियो फेसबुक पे लगाई थी। मैं एक दिन 8:15 बजे हाई कोर्ट में आया हूं और जजेस साहबान के चैम्बर्स, कोर्ट रूम, गैलरी, रिकॉर्ड रूम, बेसमेंट पानी से फुल थी। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस ठेकेदार को, PWD के जिन लोगों ने बनाया, किसी ने पूछा है? उसमें भी अरबों रुपए का करप्शन हुआ, किसी ने नहीं पूछा। यहाँ पे सिर्फ नारे लगाए जाते हैं, जो करप्शन करेगा
मैं कहता हूं कि ऐसी कोई लेजिस्लेशन बताए ना, पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा एक्ट बताए ना जो बना हो फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक, या इस करप्शन को डील करने के लिए, या आपके जो रिडेंडेंट लॉज हैं 1898 का आपका सीआरपीसी, 100-150 साल पुराने आपके ज़ाब्ते, आपने उनको अमेंड नहीं किया। रोज क्या लेजिस्लेशन हो रही है, मेरी हुकूमत सीधी हो जाए, मेरी हुकूमत मजबूत रहे, इन जजेस से हमें गिला है, जजेस को ट्रांसफर कर दो, इन जजेस की तादाद बढ़ा दो, वहां पे ऐसे जजेस ले आओ, एग्जेक्टिव जजेस। इसके अलावा कौन सी लेजिस्लेशन हुई? ये एक प्रैक्टिकली मेरिट की बात है। लेजिस्लेशन वो है, लैटिन मैक्सिम है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि सेलस पपुली इज सुप्रीमा लेक्स। बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक। एक बिल मुझे बता दे नम्रा, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस पार्लियामेंट के अंदर जो फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक आया, इसलिए करप्शन। ठीक है जमीर साहब, ये आवाम जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का शिकार है। गर्मी का ये शदीद मौसम है, उसके बावजूद बिजली आती ही नहीं है, और अगर आती है इतने महंगे महंगे बिल अदा करते हैं पाकिस्तानी अवाम, लेकिन जो तकसीमकार कंपनीज हैं वो इतना खसारा फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे दे रही हैं? इसके जिम्मेदारी एक तो अभी तक वही खत्म नहीं हुआ, ये सर्कुलर डेट की आप बात कर रही हैं जो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि आपको करनी पड़ रही हैं, चाहे कोई आईपीपी एक यूनिट बनाए ना बनाए। आपने जो एग्रीमेंट्स हुए हैं जो सॉवरेन गारंटीज के तहत, इतना आसान नहीं है ना, सॉवरेन गारंटीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। सॉवरेन गारंटी के तहत जब आप एक प्रोजेक्ट्स लगते हैं यहाँ पे, तो आप यूनिलेटरली आप उसको खत्म नहीं करते। हाँ, आप उनसे नेगोशिएट करेंगे, जी हमारे हालात खराब हैं, कुछ अल्लाह कुछ हमारे पे रहम करें, कर्म करें, जिस तरह पहले अभी हुआ भी है कुछ अरसा पहले। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है, हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ये बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, लॉस मेकिंग, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स है, पीआईए है और बाकी। एक तो हम प्राइवेटाइजेशन पे अभी तक हम एग्रेसिवली नहीं काम कर सके, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो गवर्नमेंट का जो सर्विस का जो मॉडल है गवर्नमेंट सर्विस का, उसमें गुड गवर्नेंस नहीं है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी आपको नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से फिर आपको ये लॉस नजर आएंगे, लॉसेस नजर आएंगे, और अल्टीमेटली आप आवाम की जेब से पूरा करेंगे, आप हैवी टैक्सेशन करेंगे। तो ये दो तीन चीजें तो बड़ी बात नहीं है। जहां तक ये आपने बात की ना कि क्यों ज्यादा जो लॉस नजर आ रहा है और वो फिर सर्कुलर डेट में ऐड होता जा रहा है, पावर सेक्टर का जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, उसकी बड़ी वजह यही है कि उसकी कैपेसिटी है बेहतर काम करने की, लेकिन हम उनको अच्छी तरह चला नहीं पा रहे हैं। आप प्राइवेटाइज करें, लेट सम प्राइवेट एंटिटी कम, वो अपना भी पैसा बनाएगी ना। देखें, प्राइवेट एंटिटी अल्लाह के वास्ते तो काम नहीं करेगी ना, जो भी आएगी वो अपना पैसा भी बनाए, लेकिन आप सर्विस तो भी दें, और फिर जब कंपटीशन होगा तो रेट्स भी कम होंगे। लेकिन हम वहां पर जाते हुए हमारे जो है वो पर जलते हैं। प्राइवेटाइजेशन आप अभी तक एग्रेसिवली, आपको कितने ही साल पहले चले जाना चाहिए था, एटलीस्ट 30 इयर्स पहले आपको प्राइवेटाइज कर चुका होना चाहिए था, क्योंकि ये उस वक्त से हम जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा इशू है कि एनएचए हो, ये भी अब बड़े बड़े जाइंट बनते जाएंगे, इनके ऊपर कर्जे बढ़ते जाएंगे, लॉसेस बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगेगा कि जनाब ये भी पाकिस्तान स्टील मिल की तरह बैठे हुए, जहां पे हजारों लोग तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें अपना मैं इनसे सवाल करना चाह रहा था कि यार ये नहीं हो सकता कि आप जो चीजें हैं ये राइट ऑफ कर दें, जीरो बैलेंस करके अब नए सिरे से शुरू करें, क्योंकि ये तो डूबी भी रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये किसी सियासतदान का लोन नहीं है जो बैंक से लिया हो और उसके बाद राइट ऑफ हो जाए उसका। देखिए लॉस जो एक लॉस होता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, ये यहाँ पे नहीं, देखिए होता क्या है, देखिए मैं बात सुन, मतलब जीरो इसमें नहीं होता क्या है ना कि आपकी रिकवरीज हैं वो नहीं हुई हैं, वो लॉस में आती है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर आप उसको वो उसमें लॉस में शॉक करते लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, इनकम जो है वो उसमें हो जाती है। वहां से अगर आप बुक सही करना शुरू करेंगे तो बहुत दूर तक जाके बुक खराब हो जाएगी, फिर आपको वहां से आपको जो है ना वो एक ऐसा लगेगा कि वहां पे एक बहुत बड़ा जीरो है। दूसरा जो है पब्लिक एंटिटीज जो होती हैं, मतलब लंदन का ट्यूब सिस्टम है, पब्लिक सर्विस के जो इदारे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही होती है, वो पब्लिक सर्विस को सहूलत के लिए होते हैं, सब्सिडाइज होती हैं, खसारे में ही होती हैं। मैंने नहीं देखा कि वहां पे नहीं सही है। मैं और आप ये कहेंगे कि यार हुकूमत मुनाफा कमा रही है, ठीक है ना,
तो मतलब रेलवे है या दूसरी तीसरी चीजें, उनको अपनी सर्विसेज बेहतर करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वही बात है ना कि गवर्नेंस, अब गुड गवर्नेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, तो ये सियासी मतलब हुकूमत के अंदर नीचे रहते यही हुए तो बेहतर बात है कर कि सकते ये हैं। वो सारे इश्यूज हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, उस पर हमारे मुंतखब अरकान असेंबली उस पर बहस करने के बजाय जो है वो इधर उधर एक दूसरे को गाली निकाल सिद्दीकी साहब, के एक आसान काम है। अब वो काम आपको करना पड़ता है या मुझे करना पड़ता है। बजट भी जो है ना वो अमेंडमेंट्स में आपने वो- एक सर्टेन अमाउंट बता दी कि इस तक अगर करप्शन होगा तो उस पे नैब की जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगी। नहीं चले, वो तो देखे ना, लेकिन बात यह है कि corruption नैब तो- बनाया किसने था। अब नैब की तश्कील अगर आप देख लें, सरकार में नैब बनाया किसने था और क्यों बनाया था, ये भी आपको पता ये पता है, है। ठीक है ना। और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जजमेंट्स ठीक है। हैं। अब उन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जजमेंट्स की रोशनी में ये अमेंडमेंट्स आई हैं जो नैब के अंदर आई हैं। वो एक अंग्रेजी का होता है ना, नैप द इविल इन द बड। तो भाई वो बड में जाके ना, जहाँ पे जड़ है ना, वहां पे जाके आपको कुछ काम 30 करना सेकंड पड़ेगा। में देखिए, सिद्दीकी साहब- सिस्टम को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया जाता है? देखिए ठीक है, बिल्कुल, असल यही। बात ये है, जब जहां जहां ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सरकारी वो दफ्तरों question- के अंदर आप शीशे लगाएं जनाब, पता लगे केड़ा किधर खा। और कैमरे लगा दें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सिद्दीकी साहब, 20 सेकंड है मेरे पास। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 6 माह में 153 अरब रुपए का नुकसान किया। क्या इसका मतलब ये समझे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनमें इतनी ज्यादा करप्शन होती है कि इतना ज्यादा पैसा आवाम का कहीं पता नहीं कहाँ चला गया? अब मैं प्रिजम्पशन की बुनियाद पे किसी के पर करप्शन का इल्जाम तो नहीं लगा सकता। हुकूमत किसी पे नहीं लगाना। देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना जी। कि क्या मैं कह दूं क्या जी नाम ये ठेकों में खुद करप्शन है, बद इंतजामी है, क्या मसला क्या आपको क्या लगता है? मैं वही कह रहा हूँ, ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है ना, कोई पता नहीं कि कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उनसे रिटर्न कब शुरू होगा, कहाँ से चले, नहीं अच्छा है कि आएगा। हमने हाईलाइट कर दिया। surprise अब है। मतलब है कि- शायद कोई अथॉरिटी वाले लोग जो है इस कॉम्प्लेक्स इशू को फिक्स करने की भी कोशिश करें कि ये अवाम का पैसा है, ये कहाँ जाता है, और अवाम को जो सर्विसेज देनी होती है, जो हुकूमतें बन के आती हैं, जो उनके नुमाइंदगान है, जिनको वो वोट करते हैं कि वो आके उनको सर्व करें, पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब जो है उसके रास्ते पे लेके जाएं, तो वो कर भी पाते या नहीं कर पाते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। गुफ्तगू आपने सुनी, अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।